Welcome back. So, in orthopedic, in continuation, the next topic is principle of fracture treatment. So, there are two principle, means two body, which gives the principle of the fracture management, that is AO, or also called as ASIF. So, what are the AO principles? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है AO या ASIF, these are the association for the study of internal fixation. तो इनके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. इनके 4 प्रिंसिपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज एनाटॉमिकल रिडक्शन. Of fractured fragment. The next one is stable fixation of fracture fragment. Another one is preservation of blood supply. Last one is early, active, pain-free mobilization of muscle and joint. ये मसल है ना. अगर अपन बात करते हैं, ये प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है चारों, है ना. AO के चारों प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है. जो क्लोज है, सो क्लोज रिडक्शन का मतलब होगा विदाउट इंसाइजिंग द स्किन. ओपन रिडक्शन का मतलब होगा आफ्टर इंसाइजिंग द स्किन. अब है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. ये जो प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का, ये भी 4 है. फर्स्ट इज रिससिटेशन. रिससिटेशन का मतलब है पहले सेव करना है लाइफ ऑफ पेशेंट, सो इट इज़ सेविंग लाइफ ऑफ पेशेंट. अनदर वन इज रिडक्शन, मीन्स रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर फ्रैगमेंट. अनदर वन इज रिटेंशन. रिटेंशन का मतलब होता है फिक्सेशन, है ना, फिक्स कर देना वहीं पे. एंड लास्ट वन इज रिहेबिलिटेशन. अब रिडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि रिडक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है खुद में ही, है ना. अभी देखिए, अभी चूँकि ये क्रैश कोर्स जैसा है, तो अपन बहुत डिटेल में इन सबको नहीं पढ़ेंगे. अभी मैं बस टाइप्स बता दूंगा, और इन सब के लिए ना जिनको सर्जरी में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उन सब के लिए अपन ना अलग से इमोबिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फिक्सेशन, इंटरनल, और बहुत इन डेप्थ में अलग से बात कर लेंगे, क्योंकि दुनिया भर की चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आता है. अभी बस अपन उसको पढ़ते हैं टॉपिक का ऊपर से. दैट इज़ फर्स्ट इज़ रिडक्शन. तो रिडक्शन कैन बी डन इन 3 वेज. 3 वेज में फर्स्ट इज क्लोज्ड. सेकेंड इज क्लोज का मतलब मैं पहले बता दिया कि नो स्किन इंसिजन. सेकेंड इज मैकेनिकल ट्रैक्शन, है ना. और ये ट्रैक्शन होता है बाय काउंटर ट्रैक्शन. ये मैकेनिकल ट्रैक्शन एक तरह से भी कर सकते हैं, और बाय काउंटर ट्रैक्शन. ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पे मसल जो एक्सर्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसिंग फोर्स, है ना, वहाँ पे अपन ट्रैक्शन लगाएंगे. मीन्स मैकेनिकल ट्रैक्शन इज डन वेयर मसल्स exert a strong displacing force. इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ गॉर्डन्स एक्सटेंडर.
ये गॉर्डन एक्सटेंडर क्या करता है, इट इज़ यूज्ड टू रिलैक्स द मसल एंड लास्ट वन इज ओपन, है ना। मतलब 3 हो गया, फर्स्ट क्लोज्ड मैकेनिकल ट्रैक्शन और बाय काउंटर ट्रैक्शन एंड थर्ड वन इज ओपन। तो इस ओपन वाले में फ्रैक्चर साइट को पहले ओपन करेंगे, एक्सपोज करेंगे इंसीजन देकर, एंड देन यहाँ पे इंटरनल फिक्सेशन की बात होगी। पिन हो सकता है, प्लेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। और नाउ कमिंग टू द एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन। इन एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स जो है उनको इमोबिलाइज किया जाता है बाय एक्सटर्नली, लाइक कास्ट्स, स्प्लिंट्स, बैंडेजेस, आरजे बैंडेजेस, है ना, थॉमस स्प्लिंट या थॉमस एक्सटेंशन स्प्लिंट बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल मोल्ड, पीओपी, है ना, ये सब एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन। कमिंग टू द एक्सटर्नल फिक्सेशन। External fixation, it is a fixation of fracture by external means that have contact with bone. Another is internal fixation. So it is fixation of fracture by surgical exposure of the fractured bone, है ना। अगर आप लोग को कभी कोई डाउट हो ना किसी में कि क्या है नहीं है या कोई क्वेश्चन होगा, तो आप उसी टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना, या फिर यहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आया था या जो भी है, उसको अपन अलग से ना जब अगले लेक्चर्स होंगे उसके लास्ट में उन सब क्वेश्चंस को डील कर लूँगा। अनदर इज़ जो अपन ने बात की एक्सटर्नली मोबिलाइजेशन, फिक्सेशन, इंटरनल की। अगर एक्सटर्नली मोबिलाइजेशन की बात करें तो उसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि इसको थोड़ा सा डिटेल में और बात कर लेते हैं। So in external immobilization, coaptation splint, crepe bandage, hybrid cast, RJ bandage, POP cast, है ना, हैमर स्लिंग, वेल्प्यू स्लिंग। अभी तो क्वेश्चन ऐसा है पीजी में कि डायरेक्ट पूछेंगे हैमर स्लिंग किसके लिए यूज़ करते हैं, वेल्प्यू के लिए। तो याद रखना हैमर हाइंड लिम्ब के लिए और वेल्प्यू स्लिंग इज़ फॉर फोर लिम्ब, है ना। तो ये याद रखना। मैंने ऐसे याद रखा है कि अपन जब फ़ोटो खिंचाते हैं तो विक्ट्री का साइन रखते हैं ना थंब से, तो ये फोर लिम्ब से करते हैं, है ना। तो ऐसे आपको भी याद रह जाएगा। ये इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कौन हैंड लिम्ब है कौन फोर लिम्ब, तो ये याद रखना भी, ये ऐसे उंगली से करते हैं हाथ से, ठीक है। अनदर इज मतलब इसमें आर्टिफिशियल मोल्डेड लेग या थॉमस एक्सटेंशन, स्लिंग, स्प्लिंट सब उसी में आता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है एग्ज़ाम में आएगा दैट इज़ आरजे बैंडेज, पीओपी कास्ट। इन दोनों की बात करते हैं। ये दोनों यूज्ड फॉर फ्रैक्चर बिलो एल्बो, और पैर की बात करें तो बिलो स्टाइफल। ये याद रखना कि इन दोनों से बिलो ही करते हैं, क्योंकि इससे ऊपर अपन जॉइंट्स को इमोबिलाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आरजे बैंडेज और पीओपी शोल्डर जॉइंट को या हिप जॉइंट को इमोबिलाइज नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम बिलो एल्बो या स्टाइफल ही यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग भी आ सकता है। अनदर इज एक्सटर्नल
फिक्सेशन, एक्सटर्नल फिक्सेशन की बात करते हैं। इन एक्सटर्नल फिक्सेशन वॉकिंग कास्ट, इसको डिफाइन अपन ने पहले कर लिया था उधर। हैंगिंग पिन कास्ट, ट्रांस फिक्सेशन पिनिंग, देखो इन सब से ना क्वेश्चन नहीं आता, मैं बहुत डिटेल में बता दूं कि हैंगिंग पिन कास्ट क्या होता है, ट्रांस फिक्सेशन क्या होता है, बहुत डिटेल में, पर उन सब से कुछ आएगा नहीं। तो ऐसा करूँगा मैं ना, ये जो जितने भी नाम लिख रहे हैं जिसमें ट्रांस फिक्सेशन पिनिंग है, हैंगिंग पिन कास्ट होता है, वॉकिंग कास्ट क्या है, इन सब को, या हाइब्रिड सर्कुलर एक्सटर्नल फिक्सेटर क्या होता है, उसमें भी यू बाईलेटरल, बाईप्लेनर, बाईलेटरल यूनिप्लेनर, बहुत दुनिया भर के हैं। इंटरमेडलरी पिनिंग में फिर दुनिया भर का, अभी मैं बस नाम बता देता हूँ। और एक लेक्चर ऐसा होगा जिसमें मैं इन सबको विद डायग्राम, और वो 4th ईयर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, जो 4th ईयर के हैं उनके लिए वो अलग से एक लेक्चर में बना दूंगा। इन सब में सब प्रोसीजर को बताऊंगा मैं इन डिटेल कि कहाँ 2-3 पिन इंसर्ट करना है, क्या करना है। अभी बस मैं MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ रहा हूँ। होप दिस इज़ क्लियर। सो इन द वॉकिंग कास्ट और ट्रांस फिक्सेशन पिनिंग है ना, इन सब में ऐसा करते हैं कि बस आप ऐसा समझ लो, अभी मैंने बताया था कि इसमें ऐसा होता है कि बोन से अटैच्ड होता है लेकिन वेट नहीं आएगा फ्रैक्चर। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर साइट ये है, तो ऐसा करेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे है ना, इधर से पिन लगा देंगे, ये पिन है 1 2 3 है ना, और इसके इधर 1 2 3 ऐसा, तो सारा वेट इन पे आ जाएगा। और इन सबको फोल्ड करके और आपस में इपॉक्सी वगैरह लगा देते हैं, वो जो क्या बोलते हैं उसको, मार्केट में आता है, मैं भूल गया उसका नाम, एम सील है ना, एम सील जैसा इपॉक्सी। वैसे जो हमें याद रखना है दैट इज़ PMMA, पम्मा है ना। व्हाट इज़ PMMA? इट इज़ पॉली मिथाइल मेथ एक्राइलेट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। PMMA ये क्या, इसमें बहुत यूज़ होता है ना। अब जो है टेक्नोवेट वगैरह भी है, उन सबको भी यूज़ करते हैं, बट PMMA MCQ में आता है कि रॉड्स को कनेक्ट करने के लिए आप MCL लोकल दुकान वगैरह से भी 2 अलग अलग पोर्शन में आता है, दोनों को मिक्स करके हार्ड करके रॉड को यहाँ से कनेक्ट कर लो। और नहीं तो मेडिकल ग्रेड का ऑलरेडी PMMA होता है, उनको यूज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये इस टाइप का एक्सटर्नल फिक्सेशन होता है। इसके अलावा अगर बात करें ट्रांस फिक्सेशन के अलावा है ना, तो इट इज़ एलिज़ारोव रिंग फिक्सेटर, या इसी को सर्कुलर एक्सटर्नल फिक्सेशन बोलते हैं। सिमिलरली हाइब्रिड सर्कुलर एक्सटर्नल फिक्सेशन होता है, इन सब में होता है, ठीक है। अब MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जो पिन है ना, और जो फ्रेम है, जैसे कि मान लो आप वॉकिंग कास्ट की बात कर लेते हैं, तो जो स्पेस बिटवीन पिन एंड फ्रेम, it is filled by टेक्नोवेट। ये आपको याद रहना चाहिए। हैंगिंग पिन कास्ट की बात करें तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि जो हैंगिंग पिन कास्ट है, ये जो अप्लाई होगा, इट इज़ अप्लाइड फॉर द फ्रैक्चर ऑफ रेडियस है ना, तो ये आपको याद रखना है, या फिर टीबिया, इन लोगों के लिए, दोनों के लिए है ना। मेन डिफरेंस वॉकिंग कास्ट और हैंगिंग पिन कास्ट में क्या है कि हैंगिंग पिन कास्ट में ना रोटेशनल फोर्सेस प्रिवेंट होते हैं और स्लिपिंग नहीं होगी प्लास्टर कास्ट की। बट अगर अपन वॉकिंग कास्ट की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू आ सकता है। वॉकिंग कास्ट क्या होता है कि जैसे ये पैर है, इन सबको मैं ना डिटेल में बता दूंगा अलग से। और ऐसा कर देते हैं कि एक ऐसा रिम ले लेंगे है ना, ऐसा, और यहाँ पे पिन लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे फ्रैक्चर वगैरह है, मान लीजिए ये फ्रैक्चर लाइन है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे पिन फिक्स कर दिया है, तो सारा का सारा जो वेट होगा वो इस पे आ जाएगा, ना कि पैर पे आएगा। इस बोन के बाद सीधे वेट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फ्रैक्चर को समय मिल जाएगा हील होने पे, ठीक है। तो ये जनरली जो फेलेंजियल फ्रैक्चर्स हैं उन सब में वॉकिंग
कास्ट लगा देते हैं। ठीक है, दोनों का डिसएडवांटेज क्या है कि ये याद रख लेना कि जो हैंगिंग पिन कास्ट है या वॉकिंग कास्ट है, इन दोनों का डिसएडवांटेज क्या है कि ये ओवर राइडिंग को प्रिवेंट नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं ना, तो ओवर राइडिंग यहाँ पे ओवर राइडिंग ऑफ फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफिक्सेशन पिनिंग में अपन ने पहले बात कर ली कि जो रॉड्स होता है उसको PMMA से अटैच कर लिया जाता है। सिमिलरली एक्सटर्नल स्केलेटन फिक्सेटर है जिसको ESF बोलते हैं, है ना, तो ये अलग अलग टाइप का आता है। इम्पॉर्टेंट है कि ये एक ट्रांसफिक्सेशन का ही पार्ट है और इसमें क्या करते हैं, हम एक असेंबली बनाते हैं। आपने देखा होगा ऐसा कुछ गोल, है ना, एक सर्कुलर, फिर इसमें से ऐसा ऐसा निकलता है, फिर एक गोल ऐसा, है ना, और जो बोन रहेगा ऐसा। मैं ना अगले लेक्चर्स में कुछ इसमें डायग्राम वगैरह गूगल से लेकर या किसी प्रेजेंटेशन से मैं बता पाऊँगा। तो ये यहाँ पे तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये ऐसे चारों तरफ से सर्कल में रहेगा उसको, और ऐसा कुछ, है ना, तो ये और बेटर होता है। असेंबली की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन असेंबलीज जो एग्ज़ाम में आएगा ये है KE असेंबली। सो KE assemblies, KE is Kirschner-Hammer. So it is Kirschner-Hammer assembly. अब ये KE स्प्लिंट को ना ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट है, यूनिलेटरल, यूनिप्लानर, है ना, यूनिलेटरल बाईप्लानर, इन सब को मैं अलग से डिटेल कर दूंगा, बाद में बता दूंगा एक सेपरेट लेक्चर्स में इन डिटेल। बाकी MCQ इनसे बाहर नहीं आएगा। अगर अपन टाइप की बात करें तो ऐसा बस इन सब का नाम याद कर लो आप कि KE असेंबली इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट, और ये जो प्लेसमेंट के बेसिस पे है दैट इज़, पहला है 1A, इट इज़ यूनिलेटरल, यूनिप्लानर, बस आपको नाम ही याद करना है MCQ में, इससे बाहर आएगा ही नहीं। 1B इज़ यूनिलेटरल बाईप्लानर, टाइप 2 इज़ bilateral uniplanar, and type 3 it is bilateral biplanar. ठीक है, अगर अपन बात करें जो क्वेश्चन आता है जनरली रिंग फिक्सेटर से, जिसको हमने बोला इलिज़ारोव रिंग फिक्सेटर या सर्कुलर एक्सटर्नल फिक्सेटर, है ना, तो सर्कुलर एक्सटर्नल फिक्सेटर या रिंग फिक्सेटर जिसकी बात अपन कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, इट इज़ डन मेनली फॉर द एंगुलर and length deformity of bone. So there is a term that is used in the circular external fixator, that it is distraction osteogenesis. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस इज सीन इन एलिज़ारोव फिक्सेटर, या फिर इसको ऐसे याद रखना, इट इज़ ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एलिज़ारोव फिक्सेटर। जो MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ फॉर ऑप्टिमम स्टेबिलिटी इन फ्रेम, जो फ्रेम अपन बनाते हैं ना ऐसे ऐसा ऐसा, इट इज़ जो देयर मस्ट बी 4 मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, 4 रिंग्स
ये मिनिमम है, और 4 पेयर ऑफ, मतलब एंड 4 रिंग्स एंड 4 पेयर ऑफ वायर्स, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। 4 रिंग तो होनी चाहिए, 4 पेयर ऑफ वायर होने चाहिए, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन है ये ऐसा होता है, फार नियर नियर फार, है ना। तो ये एप्लीकेशन है, ये याद रखना है आपको। हाइब्रिड की बात करें तो कॉम्बिनेशन होता है रिंग का अलॉन्ग विद लीनियर फिक्सेटर, दोनों का अगर मिला दें तो हाइब्रिड है। नाउ इम्पोर्टेंट इज इंटरनल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन में फर्स्ट इज इंट्रामेडुलरी फिक्सेशन, है ना। अब इसमें है स्टीनमान पिन, कर्शनर वायर, के वायर जिसको बोलते हैं, रश पिन, के नेल, है ना, और ILN इंटरलॉकिंग नेल। इसके अलावा बोन के प्लेट्स या स्क्रूज, और दूसरा है वायरिंग। अगर इसमें अपन बात करें स्टीनमान पिन, तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट है, सो इट इज़ सिंपलेस्ट मेथड ऑफ फिक्सेशन। स्किन इंसिजन देना है, एक्सपोज करना है फ्रैक्चर साइट को, और पिन को इंसर्ट करना है। सो इंडिकेशन फॉर स्टीनमान पिन इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, शॉर्ट ऑब्लिक, और शॉर्ट ऑब्लिक भी किसका, ऑफ मिड थर्ड ऑफ लॉन्ग बोन। तो इन सब में आप IM पिन को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत है ना लेस कॉमन है फॉर द फ्रैक्चर इन टिबिया, रेडियस और अल्ना। इन सब में थोड़ा सा कम होता है, ये कम यूज़ किया जाता है। टाइप्स की बात करते हैं। सो टाइप्स ऑफ पिनिंग इज सिंपल इंट्रामेडुलरी पिनिंग, अनदर इज क्रॉस पिनिंग, एंड वन इज स्टैक पिनिंग। इम्पॉर्टेंट इज फॉर द गुड, है ना, रिस्ट्रिक्शन करना क्या है हमें, एटलीस्ट पिन शुड ऑक्यूपाई, ये क्वेश्चन आता है, 60 to 70% ऑफ मेडुलरी कैविटी, ये याद रखना है। और इसको मेज़र कैसे करते हैं, जैसे कि कोई बोन है, ये ऐसा बोन है, तो जो सबसे नैरोएस्ट पार्ट है उसको मेज़र कर लेंगे, क्योंकि अगर पिन यहाँ से गुजर गया तो बाकी सब जगह से गुजर ही जाएगा। जो नैरोएस्ट पार्ट है इसको यहाँ से यहाँ तक डायमीटर निकाल लेंगे, और जितना भी डायमीटर आया, मान लो x आया था, है ना, तो x का 70% निकाल लेंगे, है ना, या x गुने 0.7 कर लेंगे, जितना आएगा उतना mm का पिन लगा सकते हैं। 60 से 70% मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। पिन की भी बात करें तो डबल पॉइंटेड पिन, इनको प्रेफर्ड किया जाता है। अगर कोई इन्फेक्शन है ना, तो ऐसे केसेस में, इन्फेक्शन के केसेस में IM पिन को अवॉइड किया जाता है। पिन की बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट इम्पोर्टेंट है कि प्लेसमेंट आइदर नॉर्मोग्रेड, और बात करें, है ना, तो रेट्रोग्रेड, दोनों में ही किया जाता है। नॉर्मोग्रेड एनी लॉन्ग बोन, किसी में भी कर सकते हैं। रेट्रोग्रेड की बात करें तो जनरली फीमर में कर सकते हैं, या फीमर में करते हैं। इसके अलावा रेट्रोग्रेड जनरली कोई करता नहीं है, नॉर्मोग्रेड ही लोग प्रेफर करते हैं। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं, वो आप इन डेप्थ सर्जरी जब पढ़ोगे तो चीज़ें आ जाएंगी। नॉर्मोग्रेड की बात करें तो नॉर्मोग्रेड जो पिन है
इंसर्ट कर देते हैं एक एंड से, है ना। ये नॉर्मोग्रेड का मतलब ये होता है कि ये बोन है ना, अब बीच में कहीं फ्रैक्चर है ना, तो पिन एक एंड से जाएगा और सीधे चला जाएगा। दिस इज़ नॉर्मोग्रेड। अगर रेट्रो की बात करें तो रेट्रोग्रेड में क्या होता है, जहाँ जो फ्रैक्चर साइट है, मान लो ये फ्रैक्चर साइट है ना, तो पिन यहाँ से इंसर्ट करके आगे ले जाएंगे, फिर उस पिन को आगे ले जाएंगे, फिर उस पिन को यहाँ से इंसर्ट करेंगे उसी को, और फिर यहाँ से पुश कर देंगे और फिर ये आगे चला जाएगा। तो एक नॉर्मोग्रेड है, एक रेट्रोग्रेड है। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट साइट्स की बात करते हैं, ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क फॉर नॉर्मोग्रेड पिनिंग। नॉर्मोग्रेड पिनिंग के लैंडमार्क्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज फीमर की बात करें, फीमर इज सब ट्रोकैंट्रिक फोसा, ह्यूमरस, इट इज लेटरल एस्पेक्ट, या फिर इसी को बोलते हैं डिस्टल टू क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। टीबिया की बात करें, टीबियल क्रेस्ट। अल्ना की बात करें, ओलेक्रेनन। और रेडियस इंपॉर्टेंट है, ये नॉट रिकमेंडेड। ये याद रखना आप, है ना। अगला है क्रॉस पिनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। So in cross pinning, the placement of pin across the fracture line to provide two or more point of fixation, है ना। ऐसे ऐसे ऐसा कुछ दो जगह से फिक्स कर देते हैं। याद रखना आपको, मैंडिबल फ्रैक्चर में ये मोस्टली किया जाता है क्रॉस पिनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर इज स्टैक पिनिंग। स्टैक पिनिंग की बात करते हैं, यहाँ 2 या मोर, है ना, स्मॉल डायमीटर पिन, है ना, उसको यूज़ करते हैं, और 1 2 3 ऐसा कुछ अगर है बोन, है ना, उसमें ऐसे कर देते हैं, तो इससे रोटेशन बंद हो जाता है। तो रोटेशन को ये प्रिवेंट करता है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर इंडिकेशन की बात करें तो जहाँ पे रोटेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, एक पिन से, एक पिन का यही प्रॉब्लम है कि वो आप रोटेट कर सकता है ना। बेंड तो करना तो थोड़ा मुश्किल है, बट रोटेशन फोर्सेस को सिंगल पिन नहीं प्रिवेंट कर पाएगा, स्टैक पिनिंग उसको कर जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन इंपॉर्टेंट है इसका बहुत ज़्यादा, कि कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कि जो स्टैक पिनिंग है ये अवॉइड किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर में, एज वेल एज ऐसा बोन जो भी बढ़ रहा हो, जिसको ऑस्टियो जेनेसिस बोलते हैं, या कि ऐसा बोन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो ऑस्टियोपोरोसिस भी हो चुका हो, वो उस बोन में भी खतरनाक है ये। जो ऑस्टियोपोरोटिक, जिससे नहीं कैल्शियम निकलने लगता है और बोन डेंसिटी गिर जाती है, अगर ऐसा कोई डिजीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस से ना, या ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, तो वहाँ पे स्टैक पिनिंग को अवॉइड किया जाता है। KYS, इट इज कॉशनर, इट इज कॉशनर वायर। बहुत छोटे छोटे पिंस है, इम्पॉर्टेंट है कि इनका यूज़ कहाँ होता है। इतना स्मॉल पिंस है ना ये, इसका इंचेस में अगर साइज़ की बात करें तो इट इज़ 0.035 से लेके 0.045, या फिर 0. मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ 0.065, इस टाइप के नंबर्स के पिन आते हैं। ये इंचेस में सारे, है ना, इस साइज़ के पिन हैं। अगर इसके इंडिकेशन की बात करें या यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज फॉर फ्रैक्चर ऑफ स्कैपुला, मैंडिबल, ऑस कैल्सिस,
जिसको कैल्केनियस भी बोलते हैं, या पेल्विक बोन, इन सब में यूज़ किया जाता है ना। अगर डिस्टल पिंस की बात करें, रश पिन जो अपन ने नाम लिया था अभी ना, तो रश पिंस जो है ये नाम ही आया है डॉक्टर लेशीरस से, उन्हीं ने खोजा होगा ये। तो ये करता क्या है रश पिन, इट प्रोवाइड्स 3 पॉइंट फिक्सेशन, ये याद रखना है आपको। और ये पिंस जो होते हैं ये टेपर्ड होते हैं, एक तरफ से हुक्ड होता है। इम्पॉर्टेंट है इंडिकेशन, इंडिकेशन इज़ फॉर द डिस्टल ह्यूमरस या डिस्टल फीमर। तो आपको बस याद रखना है ये कि फॉर द फ्रैक्चर्स एट डिस्टल एंड्स, है ना, तो डिस्टल एंड्स में जब होगा तो याद रखना है कि रश पिन मिलता है। और इसमें 2 पिंस होते हैं ना, उनको 30 डिग्री पे ना, जो लॉन्ग एक्सिस है बोन का, उस पर अप्लाई कर दिया जाता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन की फिर से बात करें तो रश पिंस आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड या अवॉइडेड, अवॉइडेड विल बेस्ट है कि अवॉइडेड इन यंग एनिमल्स। यंग एनिमल वो भी अगर बात करें स्पेशली तो लेस देन 6 मंथ, इनमें इसको यूज़ नहीं किया जाता है। बोन की लेंथ नहीं बढ़ पाएगी, वो छोटा रह जाएगा, क्योंकि जैसे ही रश पिन लगाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोन प्लेट जो है, जिसको ग्रोथ प्लेट बोलते हैं ना, बोन प्लेट को, बोन ग्रोथ प्लेट, ये क्लोज़र हो जाता है विद द एप्लीकेशन ऑफ रश पिन्स। नेक्स्ट इज नेलिंग। नेल की बात करें, इट इज़ कुंशर नेल। ये जो नेल होता है ये वी शेप होता है या क्लोवर के शेप का होता है। इंडिकेशन इज मिड, ट्रांसवर्स और शॉर्ट ऑब्लिक। और ऐसा कोई फ्रैक्चर हो जाए लॉन्ग बोन का तो उनमें इसको यूज़ कर लिया जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट जो बात की हमने ILN, इंटरलॉकिंग नेल्स का। तो ये नेल होता कैसा है कि मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसा कोई नेल होता है ना, और इसमें ऐसे 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 होल्स होते हैं। अब ये बोन के अंदर चला जाएगा, ये बोन है ऐसा, और यहाँ पे कहीं पे ये फ्रैक्चर लाइन है, और बाहर से क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसमें बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, और यहाँ से ये इसमें स्क्रू डाल देंगे। वो गाइड वगैरह सब होता है, ऐसा नहीं तुक्का मार मार के नहीं यहाँ पे कुछ कर देंगे, है ना, कि यहाँ पे ड्रिल करके तुक्का मार के, ऐसा नहीं होता है। ये इसके साथ ना ड्रिल बिट लगा के गाइड होता है, और वो गाइड से एग्जैक्ट वहीं पे होल करना होगा जहाँ पे, यहाँ पे इसके अंदर ऑलरेडी होल बना हुआ है। और ये पिन पूरे लेंथ का ले लेंगे, और ये आराम से ILN ऐसा होता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। सो इंडिकेशन इज सिंपल, comminuted fracture of humerus, tibia और फीमर, इनकी बात करते हैं। तो ये इंट्रामेडुलरी स्टील रोड होता है जिसमें ट्रांसवर्स ओपनिंग होता है, और इसमें इंटरलॉकिंग नेल्स लगा देते हैं, स्क्रू ड्राइवर, ट्रोकार, है ना, बोन रिमर, सबका रिक्वायरमेंट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने पहले बताया, जो ड्रिलिंग है या जो गाइड आर्म है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्थोपीडिक वायर्स। ये जो वायर्स हैं, है ना, ये सप्लीमेंट करते हैं इन फ्रैक्चर फिक्सेशन को, और ये 4 तरीके का किया जाता है। फर्स्ट इज सर्कुलस, हेमी सर्कुलस,
another is tension band, and another is interfragmentary. इंडिकेशन क्या है? प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग में भी कौन सा? तो लॉन्ग ऑब्लिक या स्पाइरल अगर कोई है तो उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर जो ऑर्थोपेडिक वायर की बात करें तो ये दो टाइप का है। फर्स्ट इज गॉज वायर। गॉज वायर बिल्कुल जैसा अपने पास नीडल नहीं होता है, बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे जैसे अगर नंबर स्मॉलर है ना, तो वायर जो होगा लार्जर होगा, जैसे अपने नीडल्स में होता है, बिल्कुल वैसा। और दूसरा है AO वायर। तो इसमें सेम है कि अगर लार्ज नंबर लिखा हुआ है वायर का तो वायर भी लार्जर होगा। सर्कलेज की बात करते हैं। मैं बता देता हूँ कि क्या करते हैं, मुझे लगता है वैसे आता होगा आपको, कि जैसे ये मतलब ऐसा कुछ ब्रेकेज है, ठीक है, ये ऑब्लिक है, और अगर ऑब्लिक को भी बात करें तो ऑब्लिक फ्रैक्चर किसी को तब बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी को ऑब्लिक तब बोल देंगे ना जब ये जो फ्रैक्चर लाइन है ना, ये फ्रैक्चर लाइन, ये जैसे बोन की बात करें या फ्रैक्चर लाइन की बात करें तो ये जो फ्रैक्चर लाइन है ये A है और ये जो है डायमीटर मान लेते हैं B। तो जो A है ये अगर 2 गुना है B का, समझ गए क्या आप, कि मतलब जो फ्रैक्चर लाइन है इट मस्ट बी मोर देन डबल या डबल ऑफ द रेडियस ऑफ बोन, ऐसे फ्रैक्चर को ही बोलेंगे ऑब्लिक। ऐसा नहीं कि ये डायमीटर बहुत बड़ा है और थोड़ा सा स्लैंट हो गया तो ये ऑब्लिक फ्रैक्चर हो गया, नहीं होगा, है ना, वो सब ट्रांसवर्स ही रह जाएंगे। ऑब्लिक फ्रैक्चर या लॉन्ग ऑब्लिक कहलाने का मतलब ये है कि जो फ्रैक्चर लाइन है वो आपके रेडियस से 2 गुना होना चाहिए कम से कम। तो अगर ऐसा कोई ऑब्लिक है तो ऐसे में क्या कर देंगे कि आपने कुछ भी किया, मान लो आपने यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ पे आपने नेल लगा दिया, है ना, तो नेल लगा के और इनको फिक्स भी कर लिया, है ना, क्योंकि कंप्रेशन आ गया। उसके अलावा क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कलेज वायरिंग कर देंगे ऐसा, ठीक है। तो ये वायरिंग यहाँ पे लगा दिया हमने, तो ये थोड़ा सा और स्टेबिलिटी दे देता है। अगर सर्कलेज वायरिंग की बात करें तो ये आप को याद रहना चाहिए कि इन सर्कलेज वायरिंग मिनिमम 2 सर्कलेज, है ना, वायर आर प्लेस्ड पर फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मतलब 2 से कम राउंड तो लेना ही नहीं है। अनदर इज इंटरफ्रेगमेंट्री। इंटरफ्रेगमेंट्री इंपॉर्टेंट है। इंटरफ्रेगमेंट्री में क्या क्या इशू है कि इसमें जो यूज़ करते हैं वो के वायर, है ना। इंडिकेशन है इन केस ऑफ स्कैपुला, मैंडिबल, मैग्जिला। देखिए मैंडिबल और मैग्जिला में तो यही बहुत 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 कॉमन है और यही ज़्यादा यूज़ होता है। हमने इससे पहले भी अभी बात किया था जस्ट, है ना। लेकिन मैंडिबल में ये इतना 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 कॉमन है कि करते कैसे हैं कि जो फ्रेगमेंट्स मान लो यहाँ से टूट गया तो ये फ्रेगमेंट्स के बीच से भी पास होगा और फिर उसको अपन ऐसे कैसे करेंगे, इट इज़ इन द फिगर ऑफ 8। तो ये आप याद रखना है, फिगर ऑफ 8। तो ये ऐसा कुछ वायर को ऐसे करके लूप बना के इसको टाइट कर देते हैं, है ना। तो ये इंटरफ्रेगमेंट्री वायर में जो के वायर है, फिगर ऑफ 8, बस 2 चीज़ याद रखोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। टेंशन बैंड वायरिंग अनदर है।
So tension band wiring is done for the internal fixation of eccentrically बोन्स। जो इसेंट्रिकली बोन्स है इनके लिए स्पेशली यूज़ होता है, और जैसे कि पटेला, ओलिक्रेनन, ग्रेटर ट्रोकांटर, ट्यूबरिस्चियाई, सुप्राकोंडाइलर, ऐसा कुछ फ्रैक्चर है तो वहाँ पे टेंशन बैंड वायरिंग किया जाएगा। बात करते हैं बोन प्लेट्स, स्क्रूज इनकी। इसमें भी पहले प्लेट की बात करते हैं। तो प्लेट है, इट इज़ फॉर द सर्जिकल रिपेयर ऑफ सिंपल कम्युनिकेटेड, सबके लिए यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ प्लेट्स इतना कोई नहीं पूछेगा टाइप ऑफ प्लेट, तो फिर भी अपन नाम बस रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट इज शर्मन प्लेट, स्मॉल डॉग्स के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो वेनेबल है, जो वेनेबल प्लेट है थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है शर्मन से, है ना। और अगला है हेवी ड्यूटी। हेवी ड्यूटी नाम से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा टफ है, तो लार्जर ब्रीड्स के लिए, लार्जर डॉग्स के लिए यूज़ करते हैं। बर्न बोन प्लेट, ये मॉडिफिकेशन है शर्मन और वेनेबल दोनों का। अनदर इज हॉर्न प्लेट। ये जो हॉर्न प्लेट है इसको अगर स्टरलाइजेशन की बात करें तो पहले इसको क्या करते हैं, इट इज़ स्टरलाइज्ड इन 70% अल्कोहल एंड देन इट इज़ ऑटोक्लेव्ड। ये आपको याद रखना है। अनदर इज VCP, वेटनरी कटेबल प्लेट्स। कुछ इसमें लार्जर VCP होते हैं जो कि 1.5 mm से लेके मतलब इतना थिक और 7 mm वाइड, है ना। और इसमें जो लार्जर VCP है जो कि 1.5 mm थिक है, इसमें 1.5 से 2 mm के स्क्रूज लग जाएंगे, कॉर्टिकल स्क्रूज। जो स्मॉलर है VCP, ये 1 mm थिक होते हैं और वाइड उतना ही होता है 7 mm। और ये जो एक्सेप्ट करता है दैट इज़ 1.5 से 2 mm कॉर्टिकल स्क्रूज। अनदर इज DCP, डायनामिक कंप्रेशन प्लेट। ये जो DCP है ये प्लेट को ऐसे इनेबल करता है कि ये कंप्रेस हो जाता है, सेल्फ कंप्रेशन। जो मेन इंडिकेशन है, सबसे मेन जहाँ पे ये DCP बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इट इज़ फॉर द सिंपल और ट्रांसवर्स डायाफाइसियल फ्रैक्चर ऑफ फीमर। ये DCP की बात हो गई। तो अब प्लेट की बात करें तो प्लेट शुड भी, है ना, जो प्लेस्ड है, कहाँ प्लेस करना है इम्पोर्टेंट है, ऑन द टेंशन साइड ऑफ बोन। मिनिमम 6 cortices proximal and distal to the fracture should be engaged। और अगला जो बहुत इम्पोर्टेंट है दैट इज प्लेट एंड स्क्रूज। ये दोनों एक ही मेटल का होना चाहिए, सेम मेटल का। ऐसा नहीं कि आपने
टाइटेनियम और स्टील दोनों का यूज़ कर लिया, एक का प्लेट ले लिया और एक का स्क्रूज ले लिया पैसे बचाने के चक्कर में, सब गड़बड़ हो जाएगा। फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन पहला प्लेट का, फर्स्ट इज कंप्रेशन, अनदर इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो जितने भी डिसरप्टिव फोर्सेस हैं इनको न्यूट्रलाइज करना, बेंडिंग है ये वो सारे को। अनदर इज बटरेसिंग, अनदर इज ब्रीजिंग। जो भी मल्टी फ्रेगमेंट्री है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे बोन ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ लोगों को लग रहा है यार ये सब मुझे आता है, आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। तो मैं अभी जस्ट ना EO का अभी ट्रेनिंग में मॉड्यूल करके आया हूँ, तो मुझे अभी ऑर्थोपेडिक में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं थोड़ा तो बताऊँगा। ब्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो ब्रीजिंग में क्या होता है, ये कुछ ज़्यादा मल्टी फ्रेगमेंट्री फ्रैक्चर हो गया, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि इधर पिन लगा के, ऐसा प्लेट है, इधर स्क्रू लगा दिए मान लो 3 और इधर भी लगा दिए 3, ऐसा। तो ये मस्ती से सारा लोड उठा लेगा और ये इनको हील होने देगा आराम से। तो इसको बोलते हैं ब्रीजिंग। सो इट इज़ मेनली यूज फॉर द मल्टी फ्रेगमेंट्री फ्रैक्चर। और अनदर वन इज़ टेंशन बैंड्स। ठीक है, स्क्रूज की बात करते हैं। स्क्रूज में फर्स्ट इज कॉर्टिकल, अनदर इज कैंसलस। जो कॉर्टिकल स्क्रूज हैं दे आर फुल्ली थ्रेडेड, और ये कॉर्टिकल बोन में यूज होते हैं। एग्जाम्पल की बात करता हूँ, इन डायाफाइसिस, जहाँ पे कॉर्टेक्स होता है वहाँ पे ये फुल्ली थ्रेडेड कॉर्टिकल। कैंसलस की बात कर रहे हैं, फुल्ली और पार्शली थ्रेडेड होता है। तो ये समझ में आ ही गया होगा कि ये सॉफ्ट बोन में यूज़ होता होगा, और सॉफ्ट बोन या लॉन्ग बोन की भी बात करें तो मेटाफाइसिस एंड एपीफाइसिस में ये यूज़ होता है। अनदर स्क्रूज में है लैग स्क्रू। लैग स्क्रू मतलब एनी स्क्रू, इन दोनों में कोई भी स्क्रू कैन बी यूज्ड एज ए लैग स्क्रू, है ना, हुज थ्रेड पेनिट्रेट फार कॉर्टेक्स ओनली। मतलब अभी उधर था शायद एक, मैंने स्क्रू लगा दिया था अभी बोन में। अच्छा हाँ, जो मैं ऑब्लिक को समझा रहा था वहाँ पे स्क्रू लगा दिया था, है ना। तो ये लैग स्क्रू होता है कि यहाँ पे आपने स्क्रू लगा दिया और ये जो थ्रेडेड है इसमें ये एक लैग स्क्रू, इससे कॉम्प्रेशन भी अचीव हो जाता है ना। इस कॉर्टेक्स से पार कर दो, है ना, कम से कम एक थ्रेड और ये पेनिट्रेटिंग पोर्शन प्लस कम से कम एक थ्रेड, इतना सफिशिएंट है। तो एनी स्क्रू कैन बी यूज्ड, है ना, फॉर एनी। कैंसलस स्क्रू को भी यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग पार्शियली थ्रेडेड, है ना। ठीक है, तो ये लैग स्क्रू है। ओके, नेक्स्ट इस लैग स्क्रू के इंडिकेशन की बात करते हैं। बीच में भी लगा सकते हैं, पर जनरली की बात करें तो जो लैग स्क्रू है जो जनरली यूज होता है फॉर द आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स, ये याद रखना आपको। नाउ नेक्स्ट इज, ख़त्म ही है ऑर्थोपेडिक, इसके बाद लेमनेस वगैरह अपन शुरू करेंगे। बोन ग्राफ्ट। सो बोन ग्राफ्ट में पहला है ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट एंड जीनोग्राफ्ट। ये आता होगा ऑलरेडी, 11-12 से ही पढ़ाते हैं। तो ऑटोग्राफ्ट मतलब बोन इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर, लेकिन एनिमल होगा सेम एनिमल, तो ये हो जाएगा ऑटो। एलो की बात करें तो बोन इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर ऑफ सेम स्पीसीज। तो मैं बस वही लिख रहा हूँ जिससे आपको याद रह जाएगा। जीनोग्राफ्ट की बात करूँ, बोन इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर
लेकिन यहाँ डिफरेंट स्पीसीज़ की बात करेंगे। अगर स्पीसीज़ बदल दिया तो जीनोग्राफ्ट, स्पीसीज़ सेम रहा बट एनिमल बदल गया दैट इज़ एलो, और सेम एनिमल में इधर से उधर कर रहे हैं दैट इज़ ऑटो। तो बोन ग्राफ्ट ईजी है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है नर्व इंजरी, इन्फेक्शन हो सकता है, बिल्कुल इंजरी हो सकता है विसरा, या इंजरी हो सकता है ब्लड वेसल्स को। इसके अलावा इम्प्लांट फेलियर बहुत कॉमन है। आप जज ही नहीं कर पाए कि यहाँ प्लेट लगाना था कि पिन लगा दिया, और IM पिन लगा दिया, बट वहाँ प्लेट की रिक्वायरमेंट थी, सारे फोर्सेज नहीं हो पाए, इम्प्लांट फेल हो जाएगा, पिन घूम जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, कुछ भी, है ना। माल यूनियन, जुड़ा ही नहीं, कम जुड़ा, बहुत स्लो ग्रोथ है, धीरे धीरे जुड़ रहा है। नॉन यूनियन भी हो सकता है, जहाँ पे कोई साइन ही नहीं दिख रहा है जुड़ने का। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इट इज़ avascular necrosis. So what is avascular necrosis? When fracture involves the articular end of bone or fracture fragments is devoid of soft tissue attachment. तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जब अपन सीरियल रेडियोग्राफी करेंगे, when serial radiography is done for the diagnosis, no marked change is seen. और यहाँ पे दिख जाएगा साइन ऑफ डीमिनरलाइजेशन, और उल्टा ही हो जाएगा, कोलैप्सिस इनटू इर्रेगुलर मास, और फाइनली अपन कह देंगे यहाँ पे नॉन यूनियन ऑस्टियो आर्थराइटिस है ना। तो ये बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है। आप कभी भी कोई जॉइंट अगर इन्वॉल्व होगा तो ये तो ऑब्वियस है कि आप जब कोई जॉइंट खुलेगा, फॉर एग्जांपल CCL की बात करते हैं कि क्रूशिएट रप्चर है, तो जॉइंट कैप्सूल अगर अपन खोल रहे हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस तो होना ही होना है। मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि बिना ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट खोल के आपने सूचर भी लगा दिया, सब कुछ जो भी है। तो यहाँ पे नॉन यूनियन ऑस्टियोआर्थराइटिस दिख जाएगा। इसके अलावा डिलेड है, डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन की बात अपन ने कर ली। बोन शॉर्टनिंग इम्पॉर्टेंट है ना, और इन्फेक्शन की बात कर ली कि इन्फेक्शन हो सकता है कि पूरा लिम्ब ही बाद में दिक्कत हो जाए, है ना, एम्पुटेट करना पड़ सकता है, मे बी ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ तक है ऑर्थोपेडिक्स। अगले में हम बात करेंगे लेमनेस और उसके अफेक्शंस की, जो कि कोशिश करते हैं एक ही लेक्चर में लेमनेस को ख़त्म करने का, एक बड़ा लेक्चर लेकर, और इस तरीके से फिर अपन अगले सब्जेक्ट में मूव करेंगे, थोड़ा सा फास्ट रखेंगे चीज़ों को। ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, हैव अ नाइस डे।